हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में स्केलिंग टेक्निक्स को समझेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने मेजरमेंट टेक्निक्स को समझा था, डेटा के टाइप्स कैसे होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और स्केल, रेशियो स्केल। आज हम स्केलिंग टेक्निक्स को समझेंगे, देखेंगे कि स्केलिंग क्या होती है, स्केलिंग की नीड क्या है, कंपैरेटिव एंड नॉन कंपैरेटिव मतलब उसके स्केलिंग के टाइप्स क्या हैं, और हर एक स्केलिंग टेक्निक को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे कि कैसे वो रिसर्च में यूज होती है। तो इस वीडियो के बाद आपको कोई और दूसरी वीडियो देखने की नीड नहीं है। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्केलिंग होती क्या है। तो रिसर्च में जब हम किसी पर्सन की ओपिनियन, एटीट्यूड, सेटिस्फेक्शन, मोटिवेशन लेवल या प्रेफरेंस को मेजर करना चाहते हैं, तो उसे नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करें। लाइक ये सारी तो इन्फॉर्मेशन क्वालिटेटिव है, उसकी एटीट्यूड, उसके ओपिनियन, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल, उसका मोटिवेशन लेवल, ये सारी तो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है। हम इनको क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन यानी नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि हम नंबर्स को ही मेजर कर सकते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में, तो हमें क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इसी प्रोसेस प्रोसेस को, जो कि हम जो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है उसको नंबर्स में जो कन्वर्ट करते हैं, इसी प्रोसेस को हम स्केलिंग कहते हैं। जैसे कि आप इसकी डिफिनेशन को देख सकते हैं, स्केलिंग इज द असाइनमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू नंबर्स और सिमेंटिक्स अकॉर्डिंग टू अ रूल। चलिए इस डिफिनेशन को ब्रेक करते हैं। जैसे कि स्केलिंग का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट, पर्सन या ब्रांड या प्रोडक्ट या सर्विस या ओपिनियन या एटीट्यूड, किसी प्री डिफाइंड रूल के अकॉर्डिंग नंबर्स या डिस्क्रिप्टिव लेवल्स असाइन करना। मतलब हम स्केलिंग में क्या करते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा कोई पर्सन हो सकता है, कोई ब्रांड हो सकता है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, किसी के एटीट्यूड लेवल हो सकती है, कोई सर्विस हो सकती है, कोई बिलीफ हो सकता है, उसको हम किसी प्री डिफाइंड रूल मतलब एक रूल बेस्ड टेक्निक पे, रूल बेस्ड के अकॉर्डिंग हम नंबर्स या लेबल्स असाइन करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो स्केलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेजरिंग पीपल्स ओपिनियन बाय यूजिंग नंबर्स और कैटेगरीज। ओके, जैसे सपोज करिए कि एक रिसर्चर को फाइंड करना है कि स्टूडेंट्स को चैट जीपीटी कितना पसंद है। अगर सिर्फ मैं पूछूं कि मान लीजिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि लोगों को चैट जीपीटी कितना पसंद है स्टूडेंट्स को, तो अगर मैं सिर्फ पूछूं कि चैट जीपीटी कैसा है, तो हर स्टूडेंट्स अलग आंसर देगा। कोई बोलेगा अच्छा है, कोई बोलेगा बहुत अच्छा है, कोई बोलेगा एवरेज है, कोई बोलेगा कि पुअर क्वालिटी का आंसर देता है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस या बिलीव्स स्टूडेंट्स के होंगे चैट जीपीटी को लेके। तो इन ओपिनियंस, इन बिलीव्स, इस क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि सबके अपने अपने सब्जेक्टिव आंसर्स हैं। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा कि मैं एक स्केल बनाऊंगा, और उसमें मैं ऐसे स्केल को एक रूल क्रिएट करूंगा स्केल में कि अगर वेरी पुअर कोई बोल रहा है चैट जीपीटी को, तो मैं उसे 1 असाइन करूंगा। कोई उसे पुअर बोल रहा है तो मैं उसे 2 असाइन करूंगा नंबर। कोई एवरेज बोल रहा है तो मैं उसे 3 दूंगा नंबर। कोई गुड बोल रहा है तो 4 एंड एक्सीलेंट को 5। अब जब डेटा कलेक्ट करूंगा तो मैं इस स्केल के साथ पहुंचूंगा गूगल फॉर्म में, और ऐसे मैं बोलूंगा कि आप चैट जीपीटी को चैट जीपीटी को कैसा रेट करेंगे, कैसा है चैट जीपीटी। अब क्या करेगा, रिस्पोंडेंट सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, यानी वेरी पुअर, पुअर, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट। इन ऑप्शंस में से वो कोई एक ऑप्शन चूज करेगा। तो हमने तो एक प्री डिफाइंड रूल के अकॉर्डिंग उन ऑप्शंस को एक नंबर असाइन कर दिया है। लाइक अगर किसी ने उसको एवरेज रेट करा, एवरेज रिस्पॉन्स पे क्लिक करा, तो एवरेज रिस्पॉन्स का लेवल है 3 इन क्वांटिटेटिव, इन न्यूमेरिकल फॉर्म। तो अब मैं उनके रिस्पॉन्सेस को न्यूमेरिकली कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसी प्रोसेस को स्केलिंग बोलते हैं। जब हम किसी के ओपिनियन को नंबर्स या कैटेगरीज में मेजर करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि रिसर्च में स्केलिंग की जरूरत क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी नीड क्या है। सो इसके बहुत सारे रीजंस है। जैसे फर्स्ट है कि स्केलिंग क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट कर देती है। जैसे कि आप हमने डिस्कस करा था ऑप्शन
वाले एग्जांपल के थ्रू कि कैसे हमने क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जो कि पुअर, एक्सीलेंट वगैरह को हमने न्यूमेरिकल फॉर्मेट में क्वांटिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। यानी ये ओपिनियंस को, एटीट्यूड्स को, बिलीव्स को नंबर्स में कन्वर्ट कर देती है। देन इसकी सेकंड नीड है कि ये डेटा एनालिसिस में इजी हो जाता है। लाइक अगर हमारे पास क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है तो हम इजीली उसका मीन, उसका मीडियन, उसका कोरिलेशन, उसका रिग्रेशन, ये सब इजीली हम परफॉर्म कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। देन थर्ड कि ये डिफरेंट रिस्पोंडेंट्स के रिस्पॉन्सेस को हमें कंपेयर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। लाइक ये सब्जेक्टिव आंसर्स को ये न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, तो हम इससे डिफरेंट रिस्पोंडेंट्स की रिस्पॉन्सेस को हम कंपेयर कर सकते हैं। देन फोर्थ है कि ये डिसीजन मेकिंग इससे इजी हो जाती है, क्योंकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिस्पॉन्सेस को। लाइक सपोज करिए एक प्रोडक्ट का हम ऐसी स्केलिंग टेक्निक के थ्रू उसकी इम्पोर्टेंस रेट करना चाहते हैं, तो हमने लोगों से पूछा कि हाउ डू यू रेट दिस प्रोडक्ट, तो किसी ने उसको 4 रेट करा, किसी ने 1 करा, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि 50% ने इसको पुअर रेट करा, 40% ने एक्सीलेंट रेट करा और 10 एवरेज रेट करा। तो ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं कि कितने लोगों ने कैसा रेट करा, तो उस पर हम वर्क कर सकते हैं कि प्रोडक्ट को हमें अबेंडन करना है या नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है या नई उसमें फीचर्स ऐड करने हैं। तो ऐसे हम डिसीजन मेकिंग में उसकी हेल्प ले सकते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं कि स्केलिंग की क्लासिफिकेशन पे, कि स्केलिंग कितने टाइप्स की होती है। तो यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट करा है, इसमें आप देख सकते हैं कि स्केलिंग जो मेनली होती है वो दो टाइप की होती है। पहली होती है कंपेरेटिव स्केलिंग एंड दूसरी होती है नॉन कंपेरेटिव स्केलिंग। अच्छा, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि कंपैरेटिव स्केलिंग क्या होती है। सबसे पहले हम कंपैरेटिव एंड नॉन कंपैरेटिव समझेंगे, देन उसके सब पार्ट्स को समझेंगे कि कंपैरेटिव कितने टाइप्स होते हैं, नॉन कंपैरेटिव कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम कंपैरेटिव स्केलिंग के बारे में समझते हैं, ये क्या होती है। तो ये इसके नेम से ही क्लियर है, कंपैरेटिव मीन्स कि कंपैरिजन करना। तो यहाँ पे रिस्पोंडेंट दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करता है। वो ऑब्जेक्ट कोई ब्रांड हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, पर्सन हो सकता है। जैसे कि हमने पहले होता है कि हम स्केलिंग में ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं, सर्विसेज हो सकती है, इंटेंजिबल या टेंजिबल कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो हम कंपेरेटिव स्केलिंग में दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं और ये बताते हैं कि कौन सा बेटर है। हम कंपेयर करके ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन, यानी ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर इंडिपेंडेंटली रेट नहीं किया जाता है, उन्हें एक दूसरे के अगेंस्ट कंपेयर किया जाता है। ए इज बेटर देन बी इज बेटर देन सी, हम ऐसे कंपेयर करते हैं। ओके, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, द ऑब्जेक्ट्स आर डायरेक्टली कंपेयर्ड विथ वन अनदर फॉर मेजरमेंट। हम यहाँ पे एक दूसरे के अगेंस्ट कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिसर्चर कैन आस्क द रिस्पोंडेंट्स वेदर दे प्रेफर ब्रांड ए और ब्रांड बी ऑफ अ डिटर्जेंट, तो यहाँ पे हम, या जो रिस्पोंडेंट है वो सिर्फ आंसर यही करेगा कि वो ब्रांड ए को प्रेफर कर रहा है ओवर ब्रांड बी। उसका आंसर ऐसे ही होगा, क्योंकि उसके पास दो चॉइसेस है, सिर्फ ए या बी, वो दोनों नहीं बोल सकता, उसे दोनों में से कोई एक चूज करना होगा। तो ये कंपैरेटिव स्केलिंग होती है जहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं। सपोज एक और एग्जांपल है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मोबाइल बेटर है, एप्पल या सैमसंग, दो ब्रांड्स हैं, आपको ये चॉइस दी गई, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। आप एप्पल को इंडिपेंडेंटली रेट नहीं कर रहे हैं, आप सैमसंग को इंडिपेंडेंटली रेट नहीं कर रहे हैं, आप दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि एप्पल बेटर है या सैमसंग बेटर है। एप्पल इज गुड ओवर सैमसंग और सैमसंग इज गुड और बेटर ओवर एप्पल, तो आप ऐसे कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। ओके, तो ये आप उसको इंडिपेंडेंटली रेट नहीं कर रहे हैं, आप एक दूसरे के अगेंस्ट उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो ये होती है कंपैरेटिव स्केलिंग। तो जो कंपैरेटिव स्केलिंग में जो रिस्पोंडेंट टू या मोर ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली कंपेयर होते हैं और यहाँ पे जनरली जो डेटा होता है वो ऑर्डिनल नेचर का होता है और ये हमें प्रेफरेंसेस आइडेंटिफाई करने के लिए यूज हो करता है, हम करते हैं इसको। ओके, तो हमने कंपैरेटिव स्केलिंग के बारे में समझा। अब हम समझेंगे नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग बारे में।
अच्छा, कंपैरेटिव स्केलिंग के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कंपैरेटिव एंड नॉन कंपैरेटिव को समझ लेते हैं, ये क्या होती है। अब बात करते हैं नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग की। सो इसका मतलब है कि इसके नेम से क्लियर है, नॉन कंपैरेटिव मतलब कंपैरिजन नहीं होता है यहाँ पर। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स को इंडिपेंडेंटली इवेलुएट करते हैं, मतलब रिस्पोंडेंट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर नहीं करना होता है। यहाँ पे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को रेट करना होता है। इसके सपोज एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि रिसर्चर पूछता है सर्वे मेथड से क्वेश्चनर में कि आप एप्पल एप्पल ब्रांड के आईफोन को आप रेट करिए। तो आपको वो 1 to 5 का एक स्केल प्रोवाइड करता है कि आप 1 to 5 के स्केल पे उसको रेट करिए। आप 4 देंगे, 3 देंगे, 5 देंगे। आप यहाँ पे सिर्फ जो रिस्पोंडेंट है वो यहाँ पे सिर्फ एप्पल ब्रांड को रेट कर रहा है, वो सैमसंग से कंपैरिजन यहाँ नहीं कर रहा है। यहाँ पे सैमसंग की डिफिनीशन डिस्कशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ उस रिस्पोंडेंट से पूछा गया कि आप एप्पल ब्रांड के आईफोन को रेट करिए, तो वो रिस्पोंडेंट सिर्फ यहाँ पे एप्पल को कंपेयर कर रहा है इंडिपेंडेंटली। तो ये नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग है। यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली इवेलुएट होता है, कंपैरिजन हम नहीं करते हैं। इसीलिए इसे मोनैडिक स्केल या मैट्रिक स्केल भी बोलते हैं। जैसे आप पढ़ सकते हैं, इसे मोनैडिक स्केल या मैट्रिक स्केल भी कहा जाता है। ओके, तो अभी हमने समझा कंपैरेटिव स्केलिंग और नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग क्या होती है। अब इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन भी है। अब जैसे फ्लो डायग्राम देखा होगा, अभी हमने समझा कि कंपैरेटिव स्केलिंग और नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग क्या होती है। अब इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन भी होती है, लाइक कंपैरेटिव के भी कुछ टाइप्स हैं और नॉन कंपैरेटिव के भी कुछ टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम कंपैरेटिव स्केलिंग के टाइप्स देखते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो इसके 4 टाइप्स हैं। लाइक कंपैरेटिव स्केल में पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, रैंक ऑर्डर मेथड, कांस्टेंट सम मेथड एंड क्यू सॉर्ट मेथड। और जो नॉन कंपैरेटिव होता है, इसको फर्दर 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं हम, कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल्स एंड आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल्स। नॉन कंपैरेटिव को हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई करा, एक कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल है या आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल है। एंड देन आइटमाइज को हमने लाइकर्ट स्केल में, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में और स्टेपल स्केल में क्लासिफाई करा। तो आप इस क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलिंग टेक्निक्स को के फ्लो डायग्राम को अपने नोट्स में जरूर प्रिपेयर करिएगा, और इसको मैं कहूँगा कि आप लर्न कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनकी क्लासिफिकेशन क्लियर रहेगी तो आप इनके कॉन्सेप्ट्स में भी आपकी क्लियरिटी रहेगी। तो अब हम कंपैरेटिव और नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग के टाइप्स को समझेंगे। तो हमने समझा कि कंपैरेटिव स्केलिंग क्या होती है, अब उसके टाइप्स को समझेंगे। जो पहली टाइप है वो है पेयर्ड कंपैरिजन स्केलिंग। सो इसके नेम से ही क्लियर आ रहा है कि पेयर्ड मतलब पेयर, यानी 2 ऑब्जेक्ट्स के साथ। पेयर क्या होता है, 2 ऑब्जेक्ट्स का वो होता है, पेयर होता है एक। तो ये कंपैरेटिव स्केलिंग है, पेयर्ड कंपैरिजन। तो हम यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ पे रिस्पोंडेंट सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट्स एक टाइम पे दिए जाते हैं, और उन्हीं 2 ऑब्जेक्ट्स को वो कंपेयर करता है। और फिर सपोज कि उस रिस्पोंडेंट से पूछा जाता है कि इन दोनों में से आप किस ऑब्जेक्ट को प्रेफर करते हैं, और रिस्पोंडेंट को सिर्फ उन दोनों में से कोई एक चूज करना होता है। तो इसकी डिफिनीशन को हम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, जैसे कि पेयर्ड कंपैरिजन स्केलिंग में रिस्पोंडेंट्स को 2 ऑब्जेक्ट्स एक टाइम पे दिए जाते हैं, एक टाइम पे प्रेजेंट किए जाते हैं, और उनसे किसी क्राइटेरिया के बेसिस पर एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। आप इसको डिफिनेशन को समझिए, इसको सिंपल लैंग्वेज में, कि हम रिस्पोंडेंट को एक टाइम पे 2 ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट करते हैं, और उनसे किसी क्राइटेरिया के बेस पर एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए फोर्स करते हैं कि आप इनको सेलेक्ट करिए, इन दोनों में से कोई चूज करिए। और ये क्राइटेरिया जो मैं बात कर रहा हूँ, ये क्राइटेरिया कुछ भी हो सकती है, जैसे कि प्रेफरेंस की क्राइटेरिया पे आप उनको सेलेक्ट करिए, क्वालिटी की क्राइटेरिया पे आप उसको सेलेक्ट करिए, टेस्ट की क्राइटेरिया पे उसको सेलेक्ट करिए, प्राइस की क्राइटेरिया पे उसको सेलेक्ट करिए, कोई उन दोनों में से एक, सेटिस्फेक्शन की क्राइटेरिया पे कोई इन दोनों में से एक सेलेक्ट करिए, परफॉर्मेंस की क्राइटेरिया में उन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करिए।
तो ये क्राइटेरिया कुछ भी हो सकती है, ये आपके क्वेश्चनर में रहेगी ये क्राइटेरिया। जब आप जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसके हिसाब से आप क्राइटेरिया बना सकते हैं। सपोज को हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि आपके पास 4 टाइप्स की कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोक, पेप्सी, स्प्राइट और लिम्का। ये 4 ब्रांड्स हैं आपके पास कोल्ड ड्रिंक के। ओके, इसको हाईलाइट कर देते हैं। अब यहाँ पे रिसर्चर ये जानना चाहता है, उसे ये फाइंड करना है कि लोगों को सबसे ज्यादा कौन सी कोल्ड ड्रिंक पसंद है, कौन सा ब्रांड पसंद है कोल्ड ड्रिंक का। तो अगर अब रिसर्चर यहाँ पे क्या करता है कि ये चारों ब्रांड्स एक रिस्पोंडेंट्स को दिखाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपैरिजन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए इन 4 ब्रांड्स को प्रेजेंट करते हैं रिस्पोंडेंट्स को, कहते हैं कि इनमें से कोई एक चूज करिए, तो उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा चूज करना। तो क्या करते हैं यहाँ पे रिस्पोंडेंट्स ना कि वो सिर्फ एक सिंपल टेक्निक फॉलो करता है और हर बार सिर्फ 2 ब्रांड्स को कंपेयर करता है। यानी कि 4 ब्रांड्स हमारे पास हैं, तो वो सिर्फ इन चारों को एक साथ रिस्पोंडेंट के सामने प्रेजेंट नहीं करता है कि आप इन चारों में से कौन सा प्रेफर करेंगे। वो दो दो ब्रांड के पेयर बनाता है और फिर कंपेयर करता है। जैसे सपोज करिए उसने सबसे पहला पेयर बनाया कोक और पेप्सी का, और क्वेश्चन होगा सपोज करिए कि इन दोनों में से आप किस ब्रांड को प्रेफर करते हैं। एंड रिस्पोंडेंट ने आंसर करा कि वो पेप्सी को प्रेफर करता है, तो यहाँ पे पेप्सी को प्रेफरेंस मिल गई। अब नेक्स्ट पेयर में वो कोक और स्प्राइट का पेयर बनाता है, और सपोज करें रिस्पोंडेंट ने कोक को प्रेफर करा। ओके, तो यहाँ पे रिस्पोंडेंट ने पेप्सी प्रेफर करा, सेकंड पेयर पे उसने कोक प्रेफर करा। देन वो पेयर 3 बनाता है कोक वर्सेस लिम्का का, और सपोज रिस्पोंडेंट कहता है कि वो लिम्का चूज करेगा, प्रेफर करेगा, तो यहाँ पर लिम्का की प्रेफरेंस आ गई। देन नेक्स्ट पेयर बनाता है पेप्सी और स्प्राइट का, और रिस्पोंडेंट ने पेप्सी चूज करी सपोज करिए फोर्थ पेयर में। देन फिफ्थ पेयर में पेप्सी वर्सेस लिम्का की पेयर बनती है, एंड अगेन वो पेप्सी को चूज करता है रिस्पोंडेंट हमारा। एंड सिक्स पेयर में स्प्राइट वर्सेस लिम्का की पेयर बनती है, एंड वो सपोज करिए कि स्प्राइट चूज करता है यहाँ पे। ओके, तो ये हमने देखा, हमने दो दो के पेयर बनाए, और हम इन छह पेयर्स को क्या करते हैं, इन 4 ब्रांड्स के लिए 6 कंपेयर पेयर्स बनाया। तो इन अब इन 6 पेयर्स को के थ्रू रिस्पोंडेंट्स कंपेयर करेगा कि कोक या पेप्सी, कोक या स्प्राइट, ऐसे। ओके, देन हम अब क्या करेगा रिस्पोंडेंट, ये उसने पेयर बना ली, रिस्पोंडेंट ने आंसर कर दी कि कोक या पेप्सी, कोक या स्प्राइट, कोक या लिम्का में वो किसे प्रेफर कर रहा है। देन वो एक टेबल बनाएगा, और ये प्रेफरेंस टेबल है, आप इस प्रेफरेंस टेबल को देख सकते हैं। और ये क्या करेगा, अब रिस्पॉन्ड जो रिसर्चर है वो यहाँ पे ये चेक करेगा कि हर ब्रांड को कितनी बार चूज करा गया है। आप देख सकते हैं कि अ, जो कोक है उसे 2 बार चूज करा गया है, एक बार उसे स्प्राइट के अगेंस्ट चूज करा गया, तो उस रिस्पोंडेंट ने कोक प्रेफर करा, एक बार लिम्का के अगेंस्ट कोक को प्रेफर करा। तो पेप्सी है, जब कोक और पेप्सी में कंपैरिजन हुआ तो पेप्सी को चूज करा गया, जब स्प्राइट और पेप्सी में कंपैरिजन हुआ तो पेप्सी को चूज करा गया, जब लिम्का और पेप्सी में कंपैरिजन हुआ पेप्सी को चूज करा गया। तो आप देख सकते हैं 3 टाइम्स पेप्सी को प्रेफर करा गया। ओके, आप यहां से भी देख सकते हैं पेप्सी पेप्सी 3 टाइम्स प्रेफर करा गया। ओके, स्प्राइट को एक बार प्रेफर करा गया यहाँ पे, जब स्प्राइट और लिम्का में कंपैरिजन हुई, स्प्राइट और लिम्का में कंपैरिजन हुई पेयर में, तो स्प्राइट को प्रेफर करा गया, तो उसको 1 पॉइंट यहाँ मिला। ओके, लिम्का को कोई भी प्रेफरेंस यहाँ पे जब लिम्का कोक के साथ प्रेफर करी गई तो लिम्का को चूज करा गया, तो यहाँ पे लिम्का को भी 1 पॉइंट आप देख सकते हैं। ओके, और इसे हम 1 कर सकते हैं, तो यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं। तो देखा आपने कि कैसे कोक को 2 टाइम प्रेफर करा गया, पेप्सी को 3 टाइम प्रेफर करा गया, स्प्राइट को 1 टाइम प्रेफर कर गया, एंड लिम्का को 1 टाइम प्रेफर करा गया। ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, कोक को एक ज्यादा भी कंपेयर कर सकते करा गया यहाँ पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हमने पहले पेयर्स बनाई, देन एक प्रेफरेंस टेबल बनाई, और उस प्रेफरेंस टेबल के थ्रू
हमने ये देखा कि किस लोगों ने, जो रिस्पोंडेंट्स है, किसको सबसे ज्यादा चूज करा है। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी प्रेफरेंस सबसे हाईएस्ट प्रेफरेंस है। लाइक पेप्सी की, पेप्सी पेप्सी को 3 लोगों ने प्रेफर करा है, इट मीन्स को इसकी प्रेफरेंस ज्यादा है। ओके, तो हम पेयर्ड कंपैरिजन स्केलिंग में पहले पेयर बनाते हैं, लाइक देन फिर एक प्रेफरेंस टेबल क्रिएट करते हैं और उस प्रेफरेंस टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको मिल रही है। अच्छा, अब जो पेयर्ड कंपैरिजन स्केल में जो 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 डेटा का टाइप होता है वो ऑर्डिनल डेटा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो डेटा का टाइप है जो है वो ऑर्डिनल डेटा है। यानी कि क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ प्रेफरेंस या ऑर्डर को पता कर रहे हैं कि कोक ओवर पेप्सी, कोक ओवर स्प्राइट, कोक ओवर लिप्टा, तो हमें सिर्फ यहाँ पे प्रेफरेंस का ऑर्डर पता चल रहा है कि लोग किस प्रेफरेंस को किस ऑर्डर में प्रेफर कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे पेप्सी कोक से कितनी बेटर है, हम ये नहीं बता सकते, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ऑर्डिनल स्केल में हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा बेटर, कोक बेटर है पेप्सी से, पेप्सी बेटर है स्प्राइट से, स्प्राइट बेटर है लिम्का से। हम ये ऑर्डिनल स्केल के डेटा टाइप में ये नहीं कह सकते। तो हम ये सिर्फ ऑर्डर बता सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि कोक पेप्सी से इतने टाइम्स बेटर है। जैसे यहाँ पे पेप्सी को 3 है एंड कोक को 2 है, तो हम ये नहीं कह सकते कि पेप्सी 3 टाइम बेटर है कोक से। हम यहाँ पे ये बात नहीं कह सकते। हमें सिर्फ इतनी बात पता चलती है कि पेप्सी को ज्यादा लोगों ने प्रेफर करा है, अगर इसके प्रेफरेंस इसके 3 लोगों ने प्रेफर करा है। तो यहाँ पे जो डेटा टाइप होता है वो ऑर्डिनल नेचर का होता है। अब इस टेक्निक के एडवांटेजेस को हम देखते हैं, पेयर्ड कंपैरिजन स्केलिंग के। तो सबसे पहले एडवांटेज है कि यहाँ पे रिस्पोंडेंट के लिए आंसर करना बहुत इजी हो जाता है। सिर्फ 2 ऑप्शन चूज करने होते हैं, कंफ्यूजन कम होती है, क्योंकि पेयर्स होते हैं, या कोक या पेप्सी, कोई एक चूज करना होता है उन दोनों में से आपको। देन यहाँ पे हम प्रेफरेंसेस को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक कंपनीज इजीली फाइंड कर सकती है कि कस्टमर किस ब्रांड को ज्यादा प्रेफर कर रहा है, किस कोल्ड ड्रिंक ब्रांड को, कोक को, पेप्सी को, स्प्राइट को, लिम्का को। देन थर्ड एडवांटेज है कि ये बहुत ही सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड टेक्निक है। इसकी मार्केटिंग रिसर्च में ज़्यादा यूजेज हैं। लाइक ब्रांड की अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट की चॉइस वगैरह, ऐसे प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर बिहेवियर, ऐसे टाइप्स की रिसर्च में पेयर्ड कंपैरिजन स्केलिंग मोस्टली यूज की जाती है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि जब ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो कंपैरिजन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और ये जो पेयर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा बन सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं तो पेयर्स भी ज़्यादा बनेंगे। अभी तो हमारे पास 4 ब्रांड्स है तो पेयर कुछ कम बने हैं। देन उसके बाद ये प्रेफरेंस टेबल बनाएंगे हम, तो ये भी काफ़ी बड़ी लॉन्ग हो जाएगी, लॉन्गेटेड हो जाएगी, तो इससे भी एनालाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और जब जब हमारे पेयर्स भी बढ़ जाएंगे तो रिस्पोंडेंट्स इनको आंसर करने में भी काफी बोर हो जाएंगे और रिस्पॉन्सेज की क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस है पेयर्ड कंपैरिजन स्केलिंग की। तो हमने समझा कि पेयर्ड कंपैरिजन स्केलिंग क्या होती है, ये कंपैरेटिव स्केलिंग का फर्स्ट टाइप है। अब हम समझेंगे कंपैरेटिव स्केलिंग टाइप के सेकंड टाइप को, जो कि है रैंक ऑर्डर स्केलिंग। तो सबसे पहले इसके नेम से क्लियर है, रैंक ऑर्डर, यानी रैंक का मतलब होता है पोजीशन और ऑर्डर का मतलब होता है सीक्वेंस। तो यहाँ पे रिस्पोंडेंट को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं और उन्हें अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड या थर्ड या फोर्थ रैंक करनी होती है। ओके, यानी उन रैंक्स को ऑर्डर में पोजीशन करना होता है। इस टेक्निक में रिस्पोंडेंट सभी ऑब्जेक्ट्स को एक साथ देखता है और फिर उन ऑर्डर में अरेंज करता है। लाइक आपको ये 4 ब्रांड्स प्रेजेंट किए जाएंगे रिस्पोंडेंट को, और उन्हें कहा जाएगा कि इनको आप 1 to 4 के ऑर्डर में रैंक करिए। ओके, तो आपको सभी एक ऑब्जेक्ट्स एक साथ प्रेजेंट किए जाएंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये ब्रांड्स हैं। जब जब से कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था डेफिनेशन में, ऑब्जेक्ट्स कोई पर्सन हो सकता है, कोई ब्रांड हो सकता है, कोई ओपिनियन हो सकता है, टेंजिबल या इंटेंजिबल कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। वो आपकी रिसर्च पर डिपेंड करता है। तो रैंक ऑर्डर स्केलिंग में रिस्पोंडेंट को एक साथ कई ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट किए जाते हैं और उसके बाद उनसे कहा जाता है कि आप किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स को रैंक करिए। ओके, इस डिफिनेशन से पॉइंट क्लियर है।
और ये क्राइटेरिया कुछ भी हो सकती है, लाइक प्रेफरेंस हो सकती है, क्वालिटी हो सकती है, टेस्ट हो सकता है, सेटिस्फेक्शन हो सकती है, परफॉर्मेंस हो सकती है, कुछ भी क्राइटेरिया हो सकती है। लाइक सपोज करिए कंपनी है, वो ये जानना चाहती है कि लोगों को कौन सी कोल्ड ड्रिंक सबसे ज्यादा पसंद है। एक मार्केटिंग रिसर्च की कंपनी है सपोज, और वो एक सर्वे कर रही है कि लोग किस ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक को सबसे ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। ओके, तो वो रैंक ऑर्डर स्केलिंग मेथड फॉलो कर रही है, एंड उसने क्या करा, लोगों को एक साथ चार ब्रांड प्रेजेंट करे, कोक, पेप्सी, लिम्का एंड स्प्राइट। और ये कहा जाता है कि इन सभी ब्रांड्स को अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रैंक करिए आप। तो सपोज एक रिस्पोंडेंट ने कोक को रैंक 3 असाइन करी, पेप्सी को रैंक 1 असाइन करी, लिम्का को रैंक 2 असाइन करी एंड स्प्राइट को रैंक 4 असाइन करी। तो जो रिस्पोंडेंट ने अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पेप्सी को रैंक 1 असाइन करी, तो इट मीन्स उस रिस्पोंडेंट के लिए सबसे ज्यादा प्रिफर्ड ब्रांड क्या है? उसके लिए सबसे ज्यादा प्रिफर्ड ब्रांड है पेप्सी। देन सेकंड मोस्ट प्रिफर्ड ब्रांड उसके लिए है लिम्का। थर्ड मोस्ट प्रिफर्ड उसके लिए है कोक। एंड सबसे लीस्ट प्रिफर्ड उसके लिए है स्प्राइट। यानी यहाँ पे एक रैंक सिर्फ एक ऑब्जेक्ट्स को मिलेगी। लाइक उसने पेप्सी को रैंक 1 दी, वो कोक को रैंक 1 नहीं कर सकता, पेप्सी को रैंक 1 एंड कोक को भी रैंक 1 नहीं कर सकता। यहाँ पे उसने 1 to 4 के रैंक के बीच में इन चारों को रेट करना है, मतलब उसे सबको एक एक रैंक देनी होगी। या तो कोक को एक दे रहा है तो पेप्सी को दो देनी होगी, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसको। अगर पेप्सी को रैंक 1 मिल गया तो कोक को रैंक 1 नहीं मिलेगा। अगर सपोज करिए इसी तरह लिम्का को रैंक 2 है तो स्प्राइट को रैंक 2 नहीं हो सकता। उसे 1 2 3 4 के स्केल पे उसे रैंक करना होगा इन 4 ब्रांड्स को। तो यहाँ पे हर ब्रांड की एक यूनिक रैंकिंग होगी, 1 to 4 के बीच में उसकी एक यूनिक रैंकिंग होगी। ओके, तो ये है रैंक ऑर्डर की सबसे इम्पोर्टेंट फैसिलिटी। रैंक्स की यूनिकनेस होती है यहाँ पे। यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती कि कोक को भी 1, पेप्सी को भी 1, लिम्का को भी 1 प्रेफर करा है, स्प्राइट को भी 1 प्रेफर करा है। उसे चूज करना होगा रिस्पोंडेंट को कि सबसे लिए उसे मोस्ट प्रिफर्ड कौन सा है, लीस्ट प्रिफर्ड कौन सा है, एवरेज प्रिफर्ड कौन सा है, और नॉर्मल कौन सा है। ओके, देन यहाँ पे जो रैंक ऑर्डर में जो डेटा का टाइप होता है, वो भी ऑर्डिनल टाइप का डेटा होता है। यानी हमें सिर्फ ऑर्डर पता चलता है कि कोक की ऑर्डर क्या है, पेप्सी की ऑर्डर क्या है, लिम्का की ऑर्डर क्या है, स्प्राइट की ऑर्डर क्या है। हमें ये नहीं पता चलता कि रैंक 1 और रैंक 2 के बीच में डिफरेंस कितनी है। ऑर्डिनल स्केल की हमने ये बारे में पढ़ा था कि ऑर्डिनल स्केल क्या होता है। आपको अगर कोई डाउट है तो आप आई बटन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस वीडियो को सबसे पहले देखिए कि ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो और नॉमिनल स्केल्स क्या होती हैं। तब आपको ये पॉइंट ज़्यादा क्लियर होगा। फिर भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हमें सिर्फ ऑर्डर पता चला कि पेप्सी की ऑर्डर 1 है, लिम्का की 2 है, कोक की 3 एंड 4 है। हमें ये नहीं पता चल रहा है कि 1 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है। लाइक सपोज करिए अगर पेप्सी की रैंक 1 है और लिम्का की रैंक 2 है, तो हम ये नहीं कह सकते कि पेप्सी लिम्का से 10% बेटर है या 50% बेटर है। ये बात हमें नहीं पता है, हमें सिर्फ ऑर्डर पता है। इसीलिए यहाँ पे जो डेटा का टाइप होता है वो ऑर्डिनल होता है। हमें इनके बीच की डिफरेंस, हमें इनके बीच की इंफॉर्मेशन की कौन सा बेटर है कौन सा लूजर है, हमें ये नहीं पता होता है। इस टाइप की स्केल में हमें सिर्फ यहाँ पे रैंक्स पता है। ओके, तो हमने रैंक ऑर्डर स्केलिंग की समझा। अब हम नेक्स्ट समझेंगे इसके थर्ड टाइप को, जो कि है कांस्टेंट सम स्केलिंग। ये भी कंपैरेटिव स्केलिंग का एक टाइप है। तो हम कांस्टेंट सम स्केलिंग को समझते हैं। हमने पेयर्ड कंपैरिजन स्केलिंग समझा, हमने रैंक ऑर्डर स्केलिंग समझा, अब हम कांस्टेंट सम स्केलिंग समझेंगे। अब इसके नेम से ही क्लियर है, कांस्टेंट सम स्केलिंग। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड। और सम का मतलब क्या होता है? टोटल। यानी यहाँ पे रिस्पोंडेंट को यहाँ पे एक फिक्स टोटल दिया जाता है, और उससे बोला जाता है कि आप इस टोटल को अलग अलग ऑब्जेक्ट से एट्रीब्यूट में डिस्ट्रीब्यूट करिए। अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा कि ये टोटल क्या है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसा करना होता है। अभी हम समझेंगे कि क्या होता है इसको एग्जांपल के थ्रू।
तो कांस्टेंट सम स्केलिंग में रिस्पोंडेंट को सपोज करिए एक फिक्स नंबर ऑफ पॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सपोज करिए जैसे 100 पॉइंट्स दिए जाते हैं और उन्हें इन पॉइंट्स को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या एट्रीब्यूट्स के बीच में किसी क्राइटेरिया के बेसिस पर अलोकेट करना होता है। और अगर जितने ज्यादा पॉइंट्स किसी ऑब्जेक्ट्स को मिलते हैं उतनी उसकी इंपॉर्टेंस या प्रेफरेंस होती है। यानी अगर किसी एट्रीब्यूट को ज्यादा पॉइंट मिले हैं इट मीन्स कि उसकी प्रेफरेंस ज्यादा है उस रिस्पोंडेंट की रिस्पॉन्स में। वो किसी को ज्यादा पॉइंट क्यों दे रहा है? क्योंकि वो उस एट्रीब्यूट को उस ब्रांड को प्रेफर कर रहा है इसलिए उसे ज्यादा पॉइंट असाइन कर रहा है। सपोज करिए कि आपको आप रिस्पोंडेंट को एक क्वेश्चन दिया जाता है कि आप मोबाइल फोन परचेज करते वक्त सबसे ज्यादा किस फीचर को इम्पोर्टेंस देते हैं? लाइक कैमरा को, बैटरी को, उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी रैम को, उसकी ड्यूरेबिलिटी को, उसकी प्राइस को। तो और रिसर्चर आपसे कहता है कि आपके पास 100 पॉइंट्स है और आप इन 100 पॉइंट्स को सपोज करिए आप डिस्ट्रीब्यूट करिए कि आप किस फीचर को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। लाइक आपको ये 4 फीचर प्रोवाइड किए गए, अ, 4 क्राइटेरिया कि आप कैमरा को कितना पॉइंट देंगे, बैटरी को कितनी पॉइंट देंगे, परफॉर्मेंस को कितनी पॉइंट देंगे और प्राइस को। इन 4 एट्रीब्यूट्स को पॉइंट दीजिए। आप सबसे ज्यादा किसको प्रेफर करेंगे? आपके पास 100 पॉइंट्स हैं तो सपोज आपने क्या करा कि आपने कैमरा को 40 पॉइंट्स दिया, बैटरी को 30 पॉइंट्स दिया, परफॉर्मेंस को सपोज करिए 20 पॉइंट्स दिया एंड प्राइस को आपने 10 दिया। अब हम इस 40, 30, 20 और 10 के टोटल को चेक करेंगे। 100 मीन्स हमने 100 पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इन 4 एट्रीब्यूट्स में। अब कैमरा को आपने 40 पॉइंट्स एलोकेट कराए, इट मींस रिस्पोंडेंट्स कैमरा को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रीफर कर रहा है और प्राइस को सबसे ज्यादा कम इंपॉर्टेंस दे रहा है क्योंकि उसको वो सिर्फ 10 पॉइंट्स असाइन कर रहा है। सपोज इसको हम इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए रिसर्चर कंपेयर करना चाहता है डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक ब्रांड्स को, लाइक कोका कोला, स्प्राइट, माउंटेन ड्यू एंड पेप्सी। और वो ये 3 एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करता है कि आप फ्लेवर वाइज रेट करिए इन कोल्ड ड्रिंक्स को, आप स्वीटनेस वाइज इन कोल्ड ड्रिंक्स को रेट करिए और आप फिज के बेसिस पे इन कोल्ड ड्रिंक ब्रांड्स को रेट करिए, इन 3 एट्रीब्यूट्स के। और आपको 100 पॉइंट्स दिए जाते हैं रिस्पोंडेंट्स को कि आप 100 पॉइंट्स अलोकेट करिए। तो सपोज एक रिस्पोंडेंट ने कोला को फ्लेवर पे 25 पॉइंट असाइन करा, स्वीटनेस में 20, फिज पे 45, स्प्राइट को फ्लेवर में 30, स्वीटनेस पे 40 एंड फिज पे 30। ऐसे ऐसे उसने अलोकेट करा पॉइंट्स। और आप देख सकते हैं इनकी सम टोटल कोला को फ्लेवर के बेस पे 25 पॉइंट मिला, स्प्राइट को 30 पॉइंट मिला, माउंटेन ड्यू को 35 एंड पेप्सी को 10। इट मीन्स कि फ्लेवर एट्रीब्यूट में सबसे ज्यादा रिस्पोंडेंट माउंटेन ड्यू को प्रेफर कर रहा है, स्वीटनेस के एट्रीब्यूट में वो स्प्राइट को प्रेफर कर रहा है और फिज के एट्रीब्यूट पे कोका कोला को प्रेफर कर रहा है। इट मीन्स कि जिसको हाईएस्ट पॉइंट मिले हैं वो एट्रीब्यूट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कैसे कांस्टेंट यानी फिक्स्ड टोटल को कैसे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स में डिवाइड करा और इसकी सम टोटल हमेशा 100 रहेगी क्योंकि हमें 100 पॉइंट्स पे ही डिस्ट्रीब्यूट करना है उन एट्रीब्यूट्स को पॉइंट। इसीलिए इसे कांस्टेंट सम स्केलिंग बोलते हैं। आई होप इस एग्जांपल के थ्रू आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि डेटा ऑब्टेन्ड आर इंटरवल इन नेचर। अभी हमने देखा था कि पेयर्ड कंपैरिजन और रैंक ऑर्डर में जो डेटा का टाइप होता है वो होता है ऑर्डिनल, लेकिन जो कांस्टेंट सम स्केलिंग का जो डेटा टाइप होता है वो होता है इंटरवल। इंटरवल डेटा होता है क्योंकि यहाँ सिर्फ रैंकिंग ही नहीं मिलती, हमें ये भी पता चलता है कि किस एट्रीब्यूट को किसी दूसरे के से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस हो रही है। समझ रहे हैं? हमें ये भी पता चलता है कि हम किस एट्रीब्यूट्स को किससे ज्यादा प्रिफर कर रहे हैं दूसरे एट्रीब्यूट से। लाइक हमने पिछले एग्जांपल में अगर हमने कैमरा को सपोज करिए 40 पॉइंट्स दिए और बैटरी को हमने 20 असाइन करे, इट मीन्स कि हम कैमरा को बैटरी से 20 पॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कैमरा को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है एज कम्पेयर टू बैटरी। तो यहाँ पे डिफरेंसेस को भी कंपेयर हम कर सकते हैं। लाइक
कैमरा को 40, बैटरी को 20 है, इट मीन्स हम 20 पॉइंट्स ज्यादा कैमरा को प्रिफर कर रहे हैं। तो हम इस इस 20 पॉइंट डिफरेंस को हम कंपेयर कर सकते हैं, इन डिफरेंस को कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए हम इसे इंटरवल स्केल बोलते हैं, क्योंकि हम उनके बीच की डिफरेंस को कंपेयर कर सकते हैं। ये ऑर्डिनल स्केल डेटा टाइप में हम नहीं कर सकते, हम सिर्फ ऑर्डर पता कर सकते हैं, हम उनके बीच के डिफरेंस को नहीं पता कर सकते। लेकिन इंटरवल स्केल के टाइप के बीच के डेटा की हम डिफरेंस को पता कर सकते हैं। तो अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि अ, ये सिर्फ हमें रैंकिंग नहीं बताती, ये इंपॉर्टेंस की लेवल भी बताती है, कांस्टेंट सम स्केलिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंस है इसकी कि ये रिस्पोंडेंट्स को प्रायोरिटीज क्लियरली एक्सप्रेस करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। देन थर्ड एडवांटेज इसकी कि ये डिफरेंट अल्टरनेटिव्स के बीच में अ, जो डिस्क्रिमिनेशन होती है उसको बहुत अच्छे से दिखाता है। और रिसर्चर क्या कर सकता है कि इसे इजीली समझ सकता है कि कौन सा एट्रीब्यूट ज्यादा प्रेफर किया जा सकता है, किस चीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होती है वो इसको बहुत इजीली शोकेस करता है कांस्टेंट सम स्केलिंग। देन फोर्थ एडवांटेज है कि ये मार्केटिंग रिसर्च में बहुत ही यूजफुल है। कंपनीज ये फाइंड आउट कर सकती हैं कि कस्टमर्स किस प्रोडक्ट के फीचर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। लाइक अगर सपोज करिए एक मोबाइल ब्रांड की कंपनी है एंड उसने सर्वे करा एंड डेटा कलेक्ट करा कॉन्स्टेंट सम स्केलिंग के थ्रू, और उसने पाया कि लोग कैमरा को इंपॉर्टेंस ज्यादा दे रहे हैं। क्या कर सकती है कंपनी, कैमरे के फीचर पे ज्यादा वर्क कर सकती है, उसको इम्प्रूव करने में, उसको मॉडिफाई करने में। क्यों? तो मार्केटिंग रिसर्च में, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स में, मॉडिफिकेशन में, इन सारी चीजों में कांस्टेंट सम स्केलिंग बहुत यूजफुल होती है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी होती हैं, जैसे कि ये रिस्पोंडेंट्स को इन पॉइंट्स को अलोकेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा हों। लाइक जब ऑब्जेक्ट सपोज करिए 10-20 हो, उसके एट्रीब्यूट्स भी ऐसे बहुत सारे हों, तो काफ़ी ये प्रोसेस कम्बरसम हो जाता है कि किसको कितना पॉइंट दूं। अच्छा, माइंड भी सब्जेक्टिव होता है, आपने कभी उसको 25 असाइन करा, देन आपका मूड चेंज हो गया, आपने उसको 20 असाइन करा, देन ये कट पेस्ट वगैरह सब होता रहता है। तो काफ़ी ये प्रोसेस लेंदी, टाइम कंज्यूमिंग, कम्बरसम है। और बार बार आपको ये टोटल भी देखना होता है कि उसकी टोटल 100 हो। आप सपोज आपने इसको 35 कर दिया, इसको 30 कर दिया, इसको 35 10 कर दिया, तो वो टोटल 110 हो जाएगा। तो आपको माइंड में ये भी रखना है कि टोटल उसका 100 हो, क्योंकि आपके पास 100 की लिमिटेशन है, 100 पॉइंट्स ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा फोकस होना पड़ता है। तो हमने कंपैरेटिव स्केलिंग के तीन टाइप्स को समझा: पेयर्ड कंपैरिजन स्केलिंग, रैंक ऑर्डर स्केलिंग, कांस्टेंट सम स्केलिंग। अब हम नेक्स्ट समझेंगे क्यू सॉर्ट स्केलिंग। ये भी कंपैरेटिव स्केलिंग का टाइप है। ये लास्ट कंपैरेटिव स्केलिंग की टेक्निक है, तो हम समझते हैं क्यू सॉर्ट स्केलिंग। अच्छा, ये टेक्निक बाकी जो ऊपर की टेक्निक्स है उनसे थोड़ी डिफिकल्ट है, और डिफरेंट भी है, और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी है। लेकिन इसको हम समझेंगे इजी वे में, ये टेक्निक क्या है क्यू सॉर्ट स्केलिंग। सबसे पहले इसके नेम को हम समझते हैं, क्यू सॉर्ट, इसका मतलब क्या है। सो इसके जो मीनिंग है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट या क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया। किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करते हैं, यानी कि सॉर्टिंग करते हैं उनको। ये इधर गया, वो उधर गया, इस बॉक्स में गया, उस बॉक्स में गया, ऐसे हम उसको सॉर्टिंग करते हैं। समझ रहे हैं सॉर्टिंग का मीनिंग? यानी अलग अलग कैटेगरीज हमसे प्लेस करते हैं। यहाँ पे हम रैंकिंग नहीं करते हैं कि फर्स्ट रैंक दिया इस कैटेगरी को, सेकंड रैंक दिया, या हम यहाँ पे पॉइंट्स पे लोकेट नहीं करते। यहाँ पे बल्कि हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप्स में, कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इसी वजह से क्यू शॉर्ट स्केल बोलते हैं हम। लाइक इसके डिफिनीशन को आप देख सकते हैं यहाँ पे। रिस्पोंडेंट्स को सपोज करिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, और उसके बाद उनसे कहा जाता है कि इन ऑब्जेक्ट्स को कोई प्री डिसाइडेड कैटेगरीज में, प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ सेट्स में आप इसको क्लासीफाई या सॉर्ट करिए, यानी आप उसको प्लेस करिए। और सपोज करिए कैटेगरी कुछ भी हो सकती है,
प्रेफरेंस की कैटेगरी हो सकती है, इंपॉर्टेंस की कैटेगरी हो सकती है, या सिमिलैरिटी की कैटेगरी हो सकती है। लाइक आप उन कैटेगरीज में उन ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करिए। यानी रिस्पोंडेंट को हर ऑब्जेक्ट को किसी एक कैटेगरीज में प्लेस करना होता है। तो ये होता है क्यू सॉर्ट स्केलिंग। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए रिसर्चर मोबाइल फोन की ब्रांड्स की पॉपुलैरिटी जानना चाहता है। ओके, आप ये एग्जांपल देख सकते हैं कि रिसर्चर वांट्स टू नो द प्रेफरेंस ऑफ प्रेफरेंस नहीं, सपोज करिए पॉपुलैरिटी जानना चाहते हैं, पॉपुलैरिटी ऑफ दीज 10 ब्रांड्स। तो ये ब्रांड्स हैं एप्पल, सैमसंग, वन प्लस, साओमी, वीवो, ओप्पो, मोटरोला, नोकिया, रियलमी, गूगल पिक्सेल। तो आप इनकी पॉपुलैरिटी को चेक करना चाहते हैं। तो क्या करेगा रिस्पोंडेंट, कहेगा कि रिस्पोंडेंट्स इन 10 ब्रांड्स को प्रेजेंट करेगा एंड कुछ प्री डिटरमाइन, जो कि मैं बता रहा था कि पहले से ही बनाई हुई कैटेगरीज प्रोवाइड करेगा। ओके, तो आपके पास 10 ब्रांड्स हैं एंड रिस्पोंडेंट ने 5 कैटेगरीज प्रिपेयर करी। लाइक कैटेगरी 1 प्रिफर मोस्ट, कैटेगरी 2 लाइक, कैटेगरी 3 न्यूट्रल, कैटेगरी 4 डिसलाइक एंड कैटेगरी 5 प्रिफर्ड लिस्ट। तो उसने कुछ प्री डिफाइंड कैटेगरीज प्रिपेयर करी। ओके, अब रिस्पोंडेंट को यहाँ पे इन 10 ब्रांड्स को इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, सॉर्ट करना है। और एक कंडीशन और है कि हर कैटेगरी में सिर्फ 2 ब्रांड होंगे। ओके, तो रिस्पोंडेंट अब आंसर करना स्टार्ट करेगा और वो प्रिफर मोस्ट कैटेगरी में 2 ब्रांड प्लेस करेगा। ठीक, लाइक में उसने 2 को प्लेस करा, न्यूट्रल में उसने 2 को प्लेस करा, डिसलाइक में उसने 2 को प्लेस करा एंड प्रिफर्ड लिस्ट में उसने 2 को प्लेस करा। ओके, तो उसके पास 10 ब्रांड्स हैं, 5 कैटेगरीज हैं और एक कैटेगरी में सिर्फ 2 ब्रांड को रख सकता है। तो उसने इजिली 10 ब्रांड्स को 5 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि उस रिस्पोंडेंट ने किस कैटेगरी में किसको रखा है। ओके, तो प्रिफर मोस्ट कैटेगरी में उसने एप्पल और सैमसंग ब्रांड को रखा है। लाइक की कैटेगरी में उसने वन प्लस और गूगल पिक्सेल को रखा है। न्यूट्रल की कैटेगरी में उसने मोटरोला और नोकिया को रखा है। डिसलाइक की कैटेगरी में उसने वीवो और रियलमी को रखा है। और प्रिफर लिस्ट की कैटेगरी में उसने ओप्पो और साओमी का रखा है। तो आप देखिए, पहले उसने उसे जानना है कि 10 ब्रांड्स की पॉपुलैरिटी क्या है, तो उसने इन 10 ब्रांड्स को लिस्ट करा। देन उसने 5 कैटेगरी बनाई और उन कैटेगरी की कंडीशन ये है कि आप एक कैटेगरी में सिर्फ 2 ब्रांड को रख सकते हैं। अब ये आंसर देखिए, प्रिफर्ड मोस्ट में दो प्रिफर्ड मोस्ट कैटेगरी में 2 ब्रांड्स हैं, एप्पल और सैमसंग। लाइक कैटेगरी में ऐसे ही 2 ब्रांड है, न्यूट्रल कैटेगरी में ऐसे ही 2 ब्रांड है, डिसलाइक में 2 है एंड प्रिफर्ड लिस्ट में 2 ब्रांड है। तो आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पे रिस्पोंडेंट ने किसी को पॉइंट या ऑर्डर अलोकेट नहीं करा है कि आप एप्पल को 10 आउट ऑफ 10 दे रहे हैं या रैंक 1 असाइन कर रहे हैं। नहीं, बस आपने सिर्फ उसको एक कैटेगरी में प्लेस करा। लाइक आपने एप्पल को मोस्ट प्रिफर्ड कैटेगरी में प्लेस करा है। तो इसी तरह हर ब्रांड को किसी न किसी कैटेगरी में प्लेस किया जाता है। यानी कि क्यू सॉर्ट स्केल में रेटिंग या रैंकिंग नहीं दी जाती है, यहाँ पे सिर्फ सॉर्टिंग होती है कैटेगरीज के बेसिस पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है क्यू सॉर्ट स्केलिंग की। ओके, तो हमने क्यू सॉर्ट स्केलिंग समझा कि क्या होता है। इसमें हम किसी प्री डिफाइंड कैटेगरी के बेस पे अपने ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई या सॉर्ट करते हैं। अच्छा, आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्यू सॉर्ट स्केलिंग कंपैरेटिव स्केलिंग क्यों होती है। तो इसका रीजन बहुत सिंपल है। जब रिस्पोंडेंट सपोज करिए एप्पल को प्रिफर्ड मोस्ट में प्लेस करता है, कि वहां रिस्पोंडेंट ने एप्पल को प्रिफर मोस्ट कैटेगरी में प्लेस करा और साओमी को सपोज करिए उसने लीस्ट प्रिफर्ड कैटेगरी में प्लेस करा। ओके, तो हम ये दो एक्सट्रीम्स को लेते हैं। तो वो इनडायरेक्टली इन दोनों ब्रांड्स को कंपेयर ही कर रहा होता है रिस्पोंडेंट। मतलब वो एप्पल को अगर प्रिफर्ड मोस्ट में रख रहा है और साओमी को या ओप्पो को प्रिफर्ड लिस्ट में रख रहा है, तो वो इन दोनों ब्रांड्स को इनडायरेक्टली कंपेयर ही कर रहा है। यानी हर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बाकी ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में डिसाइड होती है। इसीलिए क्यू सॉर्ट स्केलिंग को हम कंपैरेटिव स्केलिंग बोलते हैं, क्योंकि हम कंपेयर ही तो कर रहे हैं यहाँ पे, प्रिफर्ड मोस्ट वर्सेस प्रिफर्ड लिस्ट, एक दूसरे के बीच में कंपैरिजन तो यहाँ पे हो रहा है
इसीलिए क्यू शॉर्ट स्केलिंग को हम कंपैरेटिव स्केलिंग बोलते हैं। अब इस टेक्निक्स की कुछ एडवांटेजेस हैं। ये टेक्निक जब यूज की जाती है जब ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट्स और कैटेगरीज जब के नंबर जब आपके पास ज्यादा होते हैं तो आप इस टेक्निक को यूज करते हैं। तभी आप, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स और कैटेगरीज ज्यादा होंगे तभी आप उनको क्लासीफाई या सॉर्ट कर सकते हैं। आप आपके पास सपोज करिए 50 से अबव ऑब्जेक्ट्स हैं और कैटेगरीज भी 50 से अबव हैं, तो आप इजिली एक टेबल बना के उनकी सॉर्टिंग कर सकते हैं, कैटेगरीज में प्लेस कर सकते हैं। तो जब आपके पास नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स या कैटेगरीज ज्यादा होती है तो आप इस टेक्निक को यूज करते हैं। देन इसकी सेकंड एडवांटेज है कि रिस्पोंडेंट को हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग स्कोर देने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस कैटेगरीज चूज करनी होती है और उन्हें प्लेस करना होता है। देन थर्ड क्वालिटी है कि रिसर्चर को ओवरऑल प्रेफरेंस पैटर्न समझने में हेल्प मिलती है, जैसे कि कौन से प्रोडक्ट मोस्ट प्रिफर्ड है, कौन से लीस्ट प्रिफर्ड है, ये सब इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये साइकोलॉजी रिलेटेड रिसर्च में, कंज्यूमर बिहेवियर में, मार्केटिंग रिसर्च में मोस्टली यूज की जाती है। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि रिस्पोंडेंट को कैटेगरीज की फिक्स लिमिट ही फॉलो करनी होती है। जैसे कि अगर प्रिफर्ड मोस्ट कैटेगरी में सिर्फ हमें 2 प्रोडक्ट रखने हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कंडीशन बना दी थी कि आप इस कैटेगरी में सिर्फ 2 प्रोडक्ट प्लेस कर सकते हैं। तो सपोज करिए अगर किसी को प्रिफर मोस्ट कैटेगरी में 4 या 5 प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं तो उनको नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कि आपको सिर्फ एक कैटेगरी में सिर्फ 2 रखने हैं। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो फोर्स रिस्पॉन्स है, आपको फोर्सफुली कहा जा रहा है कि आप सिर्फ 2 ही रखिए। और इसकी सेकंड लिमिटेशन है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंस हमें नहीं बताती है, हमें सिर्फ कैटेगरीज पता चलती हैं। हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सा ब्रांड किससे बेटर है, यानी एप्पल इज बेटर देन सैमसंग और वीवो, ऐसे हमें ये सारी बातें पता नहीं चलती। तो इसकी थर्ड लिमिटेशन है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कि हमें फोर्सफुली कैटेगरीज में प्लेसिंग करनी पड़ती है। तो इसकी कुछ एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस हैं टू शॉर्ट स्केलिंग की। तो हमने समझा कि कंपैरेटिव स्केलिंग क्या होती है, कंपैरेटिव स्केलिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं, लाइक पेयर्ड कंपैरिजन समझा, रैंक ऑर्डर कंपैरिजन समझा, कांस्टेंट सम कंपैरिजन समझा, क्यू सॉर्ट कंपैरिजन समझा। अब हम नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग समझेंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग क्या होती है, मतलब नो कंपैरिजन करना। यहाँ पे हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर नहीं करते हैं, हम हर ऑब्जेक्ट को इंडिपेंडेंटली इवेलुएट करते हैं। इसीलिए इस टेक्निक को मोनैडिक या मैट्रिक स्केल भी कहा जाता है। ओके, तो हम नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग पे आते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम हर ऑब्जेक्ट्स को इंडिपेंडेंटली इवेलुएट या मेजर करते हैं। कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल्स एंड आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल। अब सबसे पहले हम कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल को समझते हैं। इसे हम ग्राफिक रेटिंग स्केल भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल्स को। तो जो कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल को हम ग्राफिक रेटिंग स्केल भी बोल सकते हैं। तो इस स्केल को हम क्या करते हैं कि रिस्पोंडेंट को जब प्रेजेंट किया जाता है कि आप स्केलिंग करिए, तो यहाँ पे जो कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल होती है वहाँ पे एक सपोज करिए कि उसे ये कहा जाता है कि आप एक सपोज करिए कंटिन्यूअस लाइन है, उस पर आप को टिक मार्क करना है कि आप उस पोजीशन को मार्क करिए जो आप प्रिफर कर रहे हैं। लाइक उसे उन दो लाइन, एक लाइन है और एक लाइन के दो एक्सट्रीम प्रोवाइड किए जाते हैं, और उसे ये प्रेजेंट किया जाता है कि आप इन दो एक्सट्रीम्स में कहीं भी मार्क करिए, दो एक्सट्रीम्स के बीच में। जैसे कि आप इसको एग्जांपल समझिए ऐसे, अभी थोड़ा पॉइंट क्लियर नहीं होगा। जैसे कि एक लाइन है, सपोज करिए, ये कंटिन्यूअस स्केलिंग टेक्निक है, एक लाइन है, ठीक। और उस लाइन के दो एंड्स हैं, एक एंड है वेरी सेटिस्फाइड और दूसरा एंड है सेटिस्फाइड। ओके, तो सपोज करिए कि एग्जांपल सुनिए कि एक एचआर मैनेजर है, वो जॉब की सेटिस्फेक्शन एम्प्लॉयज की मेजर करना चाहता है। तो उसने ये
लाइन प्रेजेंट करी कि आप जॉब से वेरी सेटिस्फाइड हैं या सेटिस्फाइड हैं। अब एम्प्लॉय को सिर्फ इस लाइन पे मार्क करना है। लाइक अगर वो यहाँ पे मार्क करता है, इट मीन्स कि ये जो लाइन है ये वो वेरी अनसेटिस्फाइड के करीब है, नियर है, तो इट मीन्स कि वो अनसेटिस्फाइड की ओर ज्यादा टिल्टेड है। ये अगर यहाँ पे मार्क करता है, इट मीन्स अभी भी वो अनसेटिस्फाइड है लेकिन थोड़ा उससे दूर है। अगर यहाँ पे करता है, इट मीन्स को अभी वो मिड पॉइंट पे है। ओके, सेटिस्फाइड और अनसेटिस्फाइड के मिड पॉइंट पे है। अब सपोज करिए अगर वो यहाँ मार्क करता है, मतलब इट मीन्स अब वो सेटिस्फाइड के करीब है। इट मीन्स कि वो मोस्टली सेटिस्फाइड है अपनी जॉब से। यहाँ करता है तो थोड़ा सेटिस्फाइड है लेकिन अनसेटिस्फाइड को मूव कर रहा है। आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल में हमें कंटिन्यूअस कंटिन्यूम पे एक मार्क करना होता है। ओके, अच्छा ये लाइन कई भी फॉर्म की हो सकती है, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली इसके दो एक्सट्रीम्स होते हैं, लाइक एक वेरी अनसेटिस्फाइड, एक सेटिस्फाइड, मोस्ट प्रिफर्ड, लीस्ट प्रिफर्ड, ऐसे दो एक्सट्रीम हो सकते हैं उसके। ओके, तो इन दो एक्सट्रीम को हम डिस्क्रिप्टर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये लाइन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये वेरी अनसेटिस्फाइड और सेटिस्फाइड है, लाइक मोस्ट प्रिफर्ड, लीस्ट प्रिफर्ड, इनको हम डिस्क्रिप्टर्स बोलते हैं। तो ये इसके कई टाइप्स हो सकते हैं, कई फॉर्म्स हो सकते हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, या वो ऐसे सिंपल सिर्फ लाइन हो सकती है, या वो लाइन होगी एंड पॉइंट्स होंगे। सपोज करिए लाइन है और उसने 70 करा टिक मार्क, तो यहाँ पे नंबर्स हैं तो आप देख सकते हैं कि वेरी अनसेटिस्फाइड में भी वो 70 कर रहा है। और अगर 100 करता है मीन्स तो 100% अनसेटिस्फाइड है, लेकिन 90 कर रहा है मतलब 90% अनसेटिस्फाइड है, 10% वो सेटिस्फाइड है। तो ऐसे भी हम इससे नंबर्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन इसकी नेक्स्ट फॉर्म और है कि वेरी अनसेटिस्फाइड को और सेटिस्फाइड को बीच में हम ऐसे समवॉट सेटिस्फाइड एंड समवॉट अनसेटिस्फाइड के बीच में भी बना सकते हैं। तो इस कंटिन्यूम को हम अपने अकॉर्डिंग कैसे भी डिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि यहाँ पे रिस्पोंडेंट को कोई फिक्स ऑप्शन चूज नहीं करना है कि वो वेरी अनसेटिस्फाइड और सेटिस्फाइड इन्हीं दो ऑप्शन को चूज करे। उसे एक कॉन्टिनम प्रोवाइड किया गया, उसके पास एक फ्रीडम है कि वो इस लाइन पे कहीं भी चूज कर सके, कहीं भी मार्क कर सके। इसीलिए इसे कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल बोलते हैं, क्योंकि ये फ्रीडम प्रोवाइड करता है। इस लाइन पे आप कहीं भी मार्क कर सकते हैं, इस पे कहीं आप रेट कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं आप मार्क कर सकते हैं। आपको इन दो एक्सट्रीम्स को चूज नहीं करना है कि अच्छा ऐसा कोई ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो जॉब से पूरा सेटिस्फाइड होगा या वेरी अनसेटिस्फाइड होगा। हो सकता है वो समवॉट सेटिस्फाइड हो, समवॉट अनसेटिस्फाइड हो। तो ये कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है उसको रेटिंग करने के लिए। इसीलिए इसे हम ग्राफिक रेटिंग स्केल भी बोलते हैं। ये रिस्पोंडेंट को अपनी ओपिनियन एक्यूरेटली एक्सप्रेस करने की फ्रीडम प्रोवाइड करता है, और ये सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड स्केल भी है, और हम ओपिनियंस को कंटिन्यूअसली मेजर भी कर सकते हैं। सपोज करिए ये मोस्टली हम हमें सपोज करिए कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन, सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, ऐसे ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन को रेट करने में हेल्प करता है ये। ओके, तो हमने कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल समझा। अच्छा ये नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग है, हम यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। ओके, देन जो नॉन कंपैरेटिव का सेकंड टाइप है वो है आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल। तो हमने कंटिन्यूअस स्केल अभी पढ़ा, तो हम इसमें रिस्पोंडेंट को एक लाइन हम प्रेजेंट करते हैं और उस लाइन पे उसे कहीं भी मार्क करना होता है, यानी उसके पास एक फ्रीडम होती है कि आ, क्या चूज करना है, कहाँ चूज करना है। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि रिसर्च में इतनी फ्रीडम देना इंपॉर्टेंट नहीं है। सपोज करिए आप 100 लोगों का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और सबने ऐसे डिफरेंट डिफरेंट करा, तो आप इतनी को फ्रीडम प्रोवाइड करें कि आप कहीं भी चूज करिए, आपको बाद में एनालिसिस में डिफिकल्ट हो जाएगा, डेटा कोडिंग और डेटा एडिटिंग में आपके लिए डिफिकल्टी होगी। इसीलिए रिसर्चर क्या करता है, एक डिफरेंट टेक्निक फॉलो करता है जिसका नाम है आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल। इस टेक्निक में क्या होता है कि
ये बहुत सबसे सबसे पहले बात तो ये सबसे मोस्ट फेमस टेक्निक है। तो सबसे पहले आइटमाइज रेटिंग स्केल को क्या करता है कि कुछ कैटेगरीज होती हैं वो फिक्स्ड कैटेगरीज होती हैं, रिस्पॉन्स करने की जो कैटेगरीज होती हैं वो पहले से ही फिक्स्ड बनाई जाती हैं। जो रिसर्चर होता है वो पहले से ही कैटेगरीज फिक्स कर देता है, और यहाँ पे रिस्पोंडेंट को लाइन पर कोई लाइन वगैरह पे मार्क नहीं लगाना होता है, उसे सिर्फ दिए गए ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। ये समवॉट सिमिलर होता है कंटिन्यूअस के थ्रू, लेकिन यहाँ पे कैटेगरीज फिक्स होते हैं। लाइक यहाँ पे कैटेगरीज फिक्स नहीं है, आप यहाँ पे कहीं भी मार्क कर सकते हैं। लेकिन आइटमाइज रेटिंग में इन दो कैटेगरीज के बीच में भी वो कुछ कैटेगरीज बनाता है, और वो कैटेगरीज फिक्स होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि रेटिंग करना और एनालिसिस करना बहुत इजी होता है। आपने गूगल फॉर्म या क्वेश्चनर वगैरह अगर फिल करा होगा तो मोस्टली वहाँ पे आइटमाइज रेटिंग स्केल ही यूज की जाती है। उसमें भी मोस्ट लाइकली लिकर्ट स्केल यूज की जाती है, जैसे कि मोस्ट प्रिफर्ड, लीस्ट प्रिफर्ड, न्यूट्रल, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, ऐसे आपने जरूर रिस्पॉन्सेज मार्क करे होंगे। तो वो नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग का, आइटमाइज स्केलिंग का लिकर्ट स्केल टाइप है। ओके। तो जो आइटमाइज्ड रेटिंग है इसके तीन टाइप होते हैं, जैसे कि फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं। नॉन कंपैरेटिव दो टाइप के होते हैं, कंटीन्यूअस एंड आइटमाइज्ड। अब आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल भी थ्री टाइप्स की होती हैं। पहला टाइप है लिकर्ट स्केल, दूसरा टाइप है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, एंड तीसरा टाइप है स्टेपल स्केल। तो हम इसको वन बाय वन समझेंगे। लिकर्ट स्केल क्या होती है? तो ये जो लिकर्ट स्केल है सबसे मोस्ट पॉपुलर रेटिंग स्केल है। रिसर्च में मोस्टली यही स्केल यूज की जाती है, और ये फ्रांसिस लिकर्ट ने डेवलप करी थी 1932 में। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने फ्रांसिस लिकर्ट करके इन्होंने 1932 में यूएस में ये स्केल डेवलप करी थी। और कॉमनली ये एटीट्यूड को मेजर करने के लिए उन्होंने डेवलप करी थी। इसलिए इसे एटीट्यूड मेजरमेंट स्केल भी बोलते हैं। ओके। देन लिकर्ट स्केल एक ऑर्डर्ड रेटिंग स्केल है। इसमें रिस्पोंडेंट किसी स्टेटमेंट के साथ अपनी एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट को बताता है, यानी रिस्पोंडेंट ओपिनियन को एक्सप्रेस करता है। अगर इसकी डिफिनीशन को देखी जाए तो लिकर्ट स्केल में रिस्पोंडेंट को एक स्टेटमेंट प्रेजेंट की जाती है, और उसके बाद उन्हें कुछ फिक्स्ड रिस्पॉन्स कैटेगरीज दी जाती है, प्रेजेंट की जाती है, और रिस्पोंडेंट उनमें से एक ऑप्शन चूज करता है। एंड ये ऑप्शन जनरली एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक एक स्टेटमेंट दी गई रिस्पोंडेंट को, और कुछ कैटेगरीज प्रोवाइड करी गई, कुछ फिक्स्ड कैटेगरीज। अब उस फिक्स्ड कैटेगरीज में रिस्पोंडेंट को कोई एक कैटेगरी चूज करनी है, और वो कैटेगरी या तो एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे ओरिजिनल लिकर्ट स्केल तो 7 पॉइंट का था, लेकिन मोस्टली अब 5 पॉइंट की लिकर्ट स्केल यूज की जाती है, क्योंकि 7 पॉइंट या 9 पॉइंट की लिकर्ट स्केल काफी लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। तो मोस्टली 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल प्रिफर की जाती है। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपने इस टाइप के क्वेश्चनर फिल करते हुए जरूर स्केल देखी होगी, मोस्टली यही यूज की जाती है। आपने स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, वैसे रिस्पॉन्सेज मार्क करे होंगे। तो सपोज हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। एक स्टेटमेंट दी जाती है आपको, क्वेश्चन समझिए ये है कि इफ द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल फॉल्स, फर्म शुड आल्सो रिड्यूस द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। ओके। ओके, ये स्टेटमेंट है आपके पास। इफ द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल फॉल, फर्म शुड रिड्यूस प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स और इट्स प्रोडक्ट। ओके, तो आपके पास ये स्टेटमेंट है। अब रिस्पोंडेंट को अपनी ओपिनियन देनी है, तो उसके पास 5 ऑप्शन है, 5 वो फिक्स कैटेगरीज है या 5 फिक्स्ड ऑप्शंस हैं। और वो क्या क्या है? स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो आप यहाँ पे मार्क कहीं कर सकते हैं, एग्री या स्ट्रांगली एग्री पे। आप डिसएग्रीमेंट है, आप उस बात से डिसएग्री करते हैं तो आप डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री पे मार्क कर सकते हैं। आप न्यूट्रल हैं तो 3 मार्क कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे ये एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट को शो कर रहा है। तो आपको
अगर ये स्टेटमेंट ट्रू लग रही है तो आप इससे एग्री कर रहे हैं। अच्छा, एग्री कर रहे हैं कि स्ट्रांगली एग्री कर रहे हैं, आपको यहाँ पे चूज करना है। अब डिसएग्री कर रहे हैं तो डिसएग्री है कि स्ट्रांगली डिसएग्री है इस स्टेटमेंट से, इस बात से, तो आप ऐसे मार्क करिए। आप न्यूट्रल लेना चाहते हैं, आप न्यूट्रल रहिए। तो अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक कैटेगरी की एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी है। लाइक स्ट्रांगली एग्री को हमने 1 करा, एग्री को 2 न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करी, न्यूट्रल को 3 असाइन करी, डिसएग्री को 4 असाइन करी, एंड स्ट्रांगली डिसएग्री को 5 असाइन करी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो रिसर्चर होता है उसने इसे कोड्स या लेवल्स क्यों असाइन करे, क्योंकि उसने यहाँ पे कोडिंग क्यों करी, क्योंकि एनालिसिस में वो बाद में इजी होगा। लाइक आप सपोज करिए आपने सर्वे डेटा कलेक्ट करा ऐसे ही करके लिकर्ट स्केल के फॉर्म में, एंड देन आपको एनालिसिस करना है। तो आपने सपोज करिए एसपीएसएस में इसको इंपोर्ट करा इस डेटा को, और आप इस क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन पे तो आप एनालिसिस नहीं कर सकते, एग्री डिसएग्री न्यूट्रल, आपको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। तो आपने कोड करा है एग्री को 1 डिसएग्री को 2 ऐसे करके, आप इन कोड को एनालाइज कर सकते हैं, इस नंबर को इस न्यूमेरिक फॉर्मेट के बेस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं रिसर्च में। अच्छा, इसे हम ऑर्डर्ड स्केल क्यों बोलते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्सेज एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज होते हैं, और जैसे कि स्ट्रांगली एग्री से लेके स्ट्रांगली डिसएग्री तक, तो हर एक कैटेगरी की एक सीक्वेंस होती है, इसीलिए इसे हम ऑर्डर्ड स्केल बोलते हैं। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि ये सबसे इजी और सिंपल स्केल है। यहाँ पे रिस्पोंडेंट इजीली किसी 5 में से किसी एक कैटेगरी को चूज कर सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंस इसकी है कि एटीट्यूड, ओपिनियन या सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए बेस्ट स्केल है। थर्ड एडवांटेज है कि गूगल फॉर्म, रिसर्च क्वेश्चनर, कस्टमर फीडबैक, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन सर्वे, ये स्केल हर जगह यूज होती है। आपने मोस्टली जितने भी क्वेश्चनर या सर्वे फॉर्म्स फिल करेंगे वहां पे लेकर्ट स्केल यूज की जाती है। डेटा एनालिसिस करना, डेटा कलेक्ट करना, ये दोनों इजी हो जाता है इसी स्केल के थ्रू। अच्छा, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे सपोज करिए कुछ रिस्पोंडेंट हर न्यू क्वेश्चन में न्यूट्रल मार्क करता है, तो उससे उसकी एक्चुअल ओपिनियन पता नहीं चलती है। सपोज उसको 10 क्वेश्चन प्रेजेंट किए गए, 10 स्टेटमेंट्स, और सारे लिकर्ट स्केल के फॉर्मेट में, तो वो क्या करेगा, सब पे न्यूट्रल 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 मार्क कर देगा। उससे क्या होता है ना कि मोनोटोनस वो हो जाता है, मतलब फीडबैक। इट मीन्स वो पढ़ नहीं रहा है, सिर्फ उसने न्यूट्रल 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 बस ऐसे काम के लिए मस मार्क कर दिया, सबमिट कर दिया। तो ये भी एक प्रॉब्लम इससे होती है। बिना मतलब इट मीन्स कि बिना सोचे समझे वो कुछ भी मार्क कर देता है, टिक कर देता है, तो रिस्पॉन्सेज हमारे अच्छे नहीं आते हैं। अच्छा, दूसरी बात होती है कि इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम होती है। क्या होता है कि जो डिफरेंट रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो सेम ऑप्शन को की मीनिंग को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इसकी एक सबसे इम्पोर्टेंट लिमिटेशन है इंटरप्रिटेशन की। आप इसको ऐसे समझ रहे हैं, कोई और इसको किसी और तरीके से इसको समझ सकता है, उसके ऑप्शन भी अलग हो सकते हैं। आपने इसको बैड वे में समझा तो आप इसको डिस्ट्रॉन्गली डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन आपने किसी ने किसी को गुड वे में समझा तो उसको इससे एग्री करेगा इस बात को। तो बायसनेस वगैरह यहाँ पे थोड़ी सी स्केल को इफेक्ट कर देती है, रिस्पोंडेंट की बायसनेस। ओके। तो अभी हमने लिकर्ट स्केल के बारे में समझा क्या होती है, इसमें हम कैसे एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट को शो करते हैं। यहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट भी होता है, अगर आप एग्री नहीं करें, डिसएग्री नहीं करें, तो आप न्यूट्रल पॉइंट को भी मार्क कर सकते हैं। अब हम समझेंगे नेक्स्ट आइटमाइज रेटिंग स्केल के बारे में, जो कि है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसको किसने डेवलप करा था, तो इसको चार्ल्स ई ऑस्कुड ने डेवलप करा था। ओके, इस नेम को लर्न कर लीजिए, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कभी कभी कि सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, लिकर्ट स्केल किसने डेवलप करा था। सबसे पहले हम इसके नेम को समझते हैं, सिमेंटिक डिफरेंशियल। तो सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग, और डिफरेंशियल का मतलब होता है डिफरेंस। सो
डिफरेंस बिटवीन टू अपोजिट्स मीनिंग को हम सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल बोलते हैं। ओके, यानी इस स्केल में रिस्पोंडेंट को दो अपोजिट वर्ड्स दिए जाते हैं या फ्रेजेस दिए जाते हैं और उन दो के बीच में अपनी ओपिनियन बतानी होती है उस रिस्पोंडेंट को। इसीलिए इसे सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल बोलते हैं, मतलब दो अपोजिट मीनिंग के बीच के डिफरेंस को। अच्छा, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल भी 5 पॉइंट या 7 पॉइंट की तरह लिकर्ट स्केल की तरह होता है। अच्छा, द पोलर्स ऑफ द स्केल हैव सम सिमेंटिक मीनिंग। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक स्केल है, सपोज के लिए एक कंटिन्यूअस लाइन है और उसके दो एंड है, वीक और पावरफुल। तो आप देख रहे हैं ये दो पोलर्स की कुछ मीनिंग है। पहली मीनिंग वीकनेस एंड दूसरी स्ट्रेंथ या पावरफुल है। ओके, और ये दोनों एक दूसरे के एक्सट्रीम है, अपोजिट्स हैं, वीक का अपोजिट पावरफुल। तो यहाँ पे मोस्टली सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में दो अपोजिट एडजेक्टिव्स या फ्रेजेस यूज किए जाते हैं और रिस्पोंडेंट को उन दोनों के बीच में अपनी पोजीशन सेलेक्ट करनी होती है। इसीलिए इसे हम बाइपोलर भी बोलते हैं, यानी दो अपोजिट पोल्स। जैसे कि गुड बैड, स्ट्रॉन्ग वीक, ऐसे स्ट्रॉन्ग वीक हो सकता है। मॉडर्न ट्रेडिशनल, दो अपोजिट एंड्स हो सकते हैं। फास्ट स्लो, एक्सपेंसिव चीप, ऐसे अपोजिट वर्ड्स की हम एक स्केल बनाते हैं। तो जैसे कि हमारा एग्जांपल है कि यू फाइंड योर सुपरवाइजर टू बी। अब आपको आपका अपना सुपरवाइजर कैसा लगता है, उसको आपको वीक है या पावरफुल इस पे रेट करना है। तो लेफ्ट साइड लिखा है वीक और राइट साइड लिखा है पावरफुल। और बीच में सपोज करिए 5 या 7 रिस्पॉन्सेज पॉइंट दिए गए हैं, तो अभी हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हैं। आप सपोज करिए यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं। ओके, हम इसको 5 पॉइंट्स कर देते हैं। अभी ओके, कॉपी नहीं करते बाद में। अभी सपोज करिए 3 पॉइंट्स हैं, तो अब आपको इस वीक और पावरफुल के बीच में बताना है कि उसका सुपरवाइजर कितना वीक है या कितना पावरफुल है। अगर वो यहाँ पे चूज करता है, मतलब वो 1 पॉइंट पे है, तो मीन मतलब वो वीक के करीब है, लाइक अब वो 1 है, पावरफुल में 1 to 5 में रेट करना है ऐसे करके। तो उसे इन पॉइंट्स के बीच में, इन दो एक्सट्रीम एंड्स के बीच में जो पॉइंट्स है उस पे उसे रेट करना है अपने सुपरवाइजर को। यानी उसको बताना है उसका सुपरवाइजर कितना वीक है या कितना पावरफुल लगता है उसे। ओके, अच्छा, इस स्केल की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें न्यूट्रल पॉइंट होता है। इसको आप नोट कर लीजिए या मार्क कर लीजिए। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में न्यूट्रल पॉइंट होता है। यानी अगर रिस्पोंडेंट को ना लेफ्ट साइड चूज करना है ना राइट साइड, तो वो सेंटर वाला ऑप्शन भी, मिडिल पार्ट भी चूज कर सकता है। अगर सपोज उसको ना ही वीक चूज करना है ना ही पावरफुल चूज करना है, वो न्यूट्रल है, वो इंडिफरेंट है, तो वो उस मिडिल ऑफ द स्केल को भी चूज कर सकता है। वो बीच वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकता है। तो आप नोट कर लीजिए, जैसे कि लिकर्ट स्केल में भी न्यूट्रल पॉइंट होता है। लाइक अगर आप इंडिफरेंट हो तो आप 3 चूज कर लीजिए। वैसे ही सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में भी न्यूट्रल पॉइंट होता है। अभी हम समझेंगे कि न्यूट्रल पॉइंट की मीनिंग क्या है। अभी हम यहाँ पे क्यों इतना फोर्स कर रहे हैं कि इसकी न्यूट्रल पॉइंट होती है, एग्जामिनेशन का और इंटरव्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में न्यूट्रल पॉइंट होता है, नहीं होता है। ओके, तो हमने समझा कि ये भी लिकर्ट स्केल की तरह 5 पॉइंट या 7 पॉइंट का हो सकता है। रिस्पॉन्स की यहाँ पे 5 या 7 कैटेगरीज हो सकती हैं और रिसर्चर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकता है कि 5 पॉइंट चूज करना है, 7 पॉइंट चूज करना है। अच्छा, यहाँ पे जो मेजरमेंट का जो नेचर है ना, वो यहाँ ऐसा है कि यहाँ पे रिस्पोंडेंट किसी स्टेटमेंट से एग्री या डिसएग्री नहीं कर रहा है। वो बस दो अपोजिट क्वालिटीज के बीच में अपनी पोजीशन को चूज कर रहा है। ये सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो किसी स्टेटमेंट से एग्री या डिसएग्री नहीं कर रहा है, लाइक लिकर्ट स्केल। बस वो इन दो अपोजिट क्वालिटीज के बीच में अपनी पोजीशन को बता रहा है।
और ये स्किल लाइक अगर आपको ब्रांड इमेज की एनालिसिस करनी है, कंपनी की इमेज की एनालिसिस करनी है, प्रोडक्ट का परसेप्शन जानना है, पर्सनैलिटी वगैरह की रिसर्च, कंज्यूमर एटीट्यूड, कंज्यूमर प्रेफरेंस, तो वहां पे ये सिमेंटिक डिफरेंशियल मोस्टली यूज की जाती है। लाइक जैसे आप समझ सकते हैं किसी ब्रांड को अपने प्रोडक्ट के बारे में समझना है, लाइक एप्पल को आईफोन के बारे में समझना है, तो अ, जैसे कि आप आईफोन को कैसे देखते हैं, कैसे प्रिफर करते हैं, प्रीमियम या बजट, रिलायबल या अनरिलायबल, इनोवेटिव या ट्रेडिशनल, ऐसे ऐसे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो कि अपोजिट्स हैं एक दूसरे के, आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं उसको। अच्छा, इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि ब्रांड इमेज और प्रोडक्ट इमेज मेजर करना यहाँ पे इजी होता है इसी स्केल में। एक्सेलेंट स्केल है इन सारे फीचर्स को मेजर करने के लिए। सेकेंड एडवांटेज है, रिस्पोंडेंट इजीली अपनी ओपिनियन को यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकता है। थर्ड एडवांटेज इसकी है कि पॉजिटिव और निगेटिव परसेप्शन दोनों इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। अच्छा, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि अ, हमने पहले ही बोला था कि हम दो अपोजिट एडजेक्टिव्स या फ्रेजेस यूज करते हैं, लाइक गुड बैड, वीक पावरफुल, स्ट्रांग वीक, ऐसे। तो हर कॉन्सेप्ट के लिए अपोजिट एडजेक्टिव्स क्रिएट करना इजी नहीं होता है। देन कभी कभी रिस्पोंडेंट अपोजिट वर्ड्स को अलग अलग मीनिंग में इंटरप्रेट कर लेता है, सब्जेक्टिव वैल्यूएशंस हो जाती हैं। और अगर एडजेक्टिव्स क्लियरली सेलेक्ट नहीं किए जाते हैं, फ्रेजेस क्लियरली सेलेक्ट नहीं किए जाते हैं, तो रिजल्ट्स भी मिसलीडिंग हो सकते हैं और एनालिसिस में डिफिकल्टी हो सकती है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो हमने अभी ओवरऑल सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल के बारे में समझा। अब हम समझेंगे, तो हमने लिकर्ट स्केल समझ लिया, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल समझ लिया, एंड अब हम आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल में स्टेपल स्केल को समझेंगे। ये लास्ट टेक्निक है। अच्छा, स्टेपल स्केल और सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, लेकिन अभी वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इसको किसने डेवलप करा था, स्टेपल स्केल को। तो इसको डेवलप करा था जैन स्टेपल ने। जैन स्टेपल ने स्केल को डेवलप करा था। ये भी सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल जैसी ही दिखती है, बस इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है, उसको हम अभी समझेंगे। तो सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में हमने समझा था कि दो अपोजिट वर्ड्स होते हैं, लाइक दो एक्सट्रीम्स जो होती हैं वो दोनों अपोजिट होती हैं, लाइक वीक पावरफुल, स्ट्रॉन्ग वीक, गुड बैड, ऐसे करके दो अपोजिट एक्सट्रीम्स होती हैं। लेकिन स्टेपल स्केल में सिर्फ एक एडजेक्टिव या फ्रेज यूज होता है। जैसे आप इस एग्जांपल को समझिए। देखिए, ये जो हमने मैंने डिजाइन करा है, ये स्टेपल स्केल है। देखिए, ये समवॉट सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल जैसी ही दिख रही है, लेकिन इसके दो एक्सट्रीम्स नहीं है। हमने रिलायबल, मोस्ट रिलायबल एंड लेस रिलायबल, ऐसे दो एक्सट्रीम्स नहीं क्रिएट करे हैं। हमने रिलायबल को सेंटर में रखा है, एंड इसके ऊपर हमने पॉइंट्स दिए हैं, +1, +2, +3, +4, +5, एंड उसके नीचे -1, -2, -3, -4, -5। अब यहाँ पे जो रिलायबल हमारा एडजेक्टिव है, फ्रेज है, अब इस रिलायबिलिटी के बेस पर रिस्पोंडेंट को चूज करना है कि वो उसे +5 तक रेट कर रहा है या -5 तक रेट कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक एडजेक्टिव है, एक फ्रेज है, दो फ्रेज नहीं है, लाइक सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। इसीलिए इसे यूनिपोलर आइटेमाइज्ड रेटिंग स्केल भी बोलते हैं, इसीलिए इसे हमें यूनिपोलर आइटेमाइज्ड रेटिंग स्केल भी बोलते हैं। जो हमारा सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल बाइपोलर था, क्योंकि इसके दो पोलर्स थे, वीक या पावरफुल। लेकिन स्टेपल स्केल यूनिपोलर है, क्योंकि इसका एक ही सेंटर है, रिलायबल। एक ही एडजेक्टिव यहाँ पे यूज हो रहा है, एक ही वर्ड या फ्रेज यूज हो रहा है। अच्छा।
सपोज आप, एग्जांपल है कि आपको आईफोन आपको प्रेजेंट किया जाता है कि आईफोन क्या, आईफोन को रिलायबिलिटी के बेसिस पे आप कैसा रेट करना चाहेंगे। ओके, तो आपको ये कुछ पॉइंट्स प्रोवाइड किए गए, ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं एंड नेगेटिव पॉइंट्स हैं नीचे। अब रिस्पोंडेंट को यहाँ पे डिसाइड करना है कि उस आईफोन को वो कितना रिलायबल है। अगर सपोज उसने 3 मार्क करा है, तो आईफोन को रिलायबिलिटी के बेसिस पे वो 3 मार्क कर रहा है। ओके, अच्छा सपोज करिए अगर यहीं पे बैटरी परफॉर्मेंस पे होता, अगर यही सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल यहाँ पे रिलायबिलिटी है, सपोज करिए यहाँ पे बैटरी परफॉर्मेंस होती। एक और हम नीचे क्रिएट कर लेते हैं। ओके, और एक और हम समझते हैं ऐसे ये बैटरी परफॉर्मेंस पे। अब किसी ने सपोज करिए उसने रिस्पोंडेंट ने रिलायबिलिटी पे तो उसको +3 रेट करा, लेकिन बैटरी परफॉर्मेंस पे उसने उसको -4 रेट करा। ओके, तो सपोज कोको कोला को फ्लेवर के बेस पे -3 रेट करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे -3 कर दिया। अच्छा, ये कोको कोला, हमने कोको कोला को फ्लेवर के बेस पे रेट करा -3। सपोज करिए यहाँ पे हमने पेप्सी को फ्लेवर के बेस पे रेट करा, अगर पेप्सी को फ्लेवर बेस पे रेट करा और उसे +4 असाइन करा। ओके, तो आपने देखा कि कैसे कोको कोला को फ्लेवर के बेस पे हमने -3 रेट करा एंड पेप्सी को +4 करा। इट मीन्स कि वी आर प्रीफरिंग पेप्सी ओवर कोको कोला, हम उसको पॉजिटिवली रेट कर रहे हैं। तो आपने देखा कि कैसे हम एक ही एडजेक्टिव को, एक ही फ्रेज को, एक ही वर्ड को यूज करके हम स्टेपल स्केल क्रिएट करते हैं, इसीलिए इसे हम यूनिपोलर स्केल भी बोलते हैं। यहाँ पे हम दो अपोजिट एक्सट्रीम्स नहीं देख रहे हैं। अच्छा, आपको मैंने पहले बोला था कि जो सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल होता है इसमें न्यूट्रल पॉइंट भी होता है, मतलब अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो आप इस न्यूट्रल पॉइंट को भी चूज कर सकते हैं, इस न्यूट्रल पॉइंट को भी सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में चूज कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि स्टेपल स्केल में कोई भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, यानी कि ये प्लस से लेके माइनस तक है, +1 to +5, -1 to -5, यहाँ पे जीरो नहीं है स्टेपल स्केल में। यानी यहाँ पे रिस्पोंडेंट को फोर्सफुली चूज करना होगा पॉजिटिव या नेगेटिव में। तो इसे फोर्स्ड रिस्पॉन्स स्केल भी बोला जाता है कि आपसे यहाँ पे फोर्सफुली रेट करवाया जा रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आप इंडिफरेंट हैं तो आप यहाँ पे मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 0 पॉइंट है ही नहीं, यहाँ पे कोई न्यूट्रल रिस्पॉन्स है ही नहीं, क्योंकि ये यूनिपोलर है। अच्छा, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि जो यूनिपोलर वाली बात है, आप सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है स्टेपल स्केल और सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में। सिमेंटिक बाइपोलर होती है, स्टेपल स्केल यूनिपोलर होती है। सिमेंटिक में न्यूट्रल पॉइंट होता है, स्टेपल में न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। ये दो पॉइंट आप नोट कर लीजिए, अभी हम एक डिफरेंस टेबल भी देखेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि स्टेपल स्केल के कुछ एडवांटेजेस क्या होती हैं। तो सबसे पहली एडवांटेज है कि जब अपोजिट एडजेक्टिव्स या फ्रेजेस अवेलेबल नहीं होते हैं तो हम इस स्केल को यूज करते हैं। दूसरी एडवांटेज है कि हम क्वेश्चनर बनाना कंपैरेटिवली इजी होता है, क्योंकि सिर्फ एक एडजेक्टिव को यूज करना होता है, और हम पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड्स को मेजर कर सकते हैं स्टेपल स्केल के थ्रू। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि रिस्पोंडेंट्स के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर समझना कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है। न्यूट्रल ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, तो सपोज करिए अगर रिस्पोंडेंट इनडिफरेंट है तो वो चाह कर भी न्यूट्रल रिस्पॉन्स मार्क नहीं कर सकता। यहाँ पे रिस्पॉन्स फोर्सफुली लिया जाता है, तो इसकी ये कुछ लिमिटेशंस हैं। अभी हम समझेंगे, अभी हमने समझा कि कंपैरेटिव स्केलिंग और नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग क्या होती है। कंपैरेटिव के 4 टाइप्स को समझा हमने, पेयर्ड कंपैरिजन स्केल, रैंक ऑर्डर स्केल, कांस्टेंट सम स्केल एंड क्यू सॉर्ट स्केल। देन हमने नॉन कंपैरेटिव के क्लासिफिकेशन को समझा कि कंटीन्यूअस रेटिंग क्या होती है, आइटमाइज रेटिंग क्या होती है। देन आइटमाइज में भी हमने लिकर्ट स्केल, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, स्टेपल स्केल को समझा। तो हमने स्केलिंग टेक्निक्स की क्लासिफिकेशन को समझ लिया।
अच्छा, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता रहा था कि अभी हम सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल और स्टेपल स्केल में एक टेबुलर फॉर्मेट में डिफरेंस देखेंगे। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग होता है, इसीलिए मैंने एक टेबल क्रिएट करा है, डिफरेंस टेबल। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो स्टेपल स्केल होता है यूनिपोलर होता है। इट मीन्स कि यहाँ पे दो एक्सट्रीम्स नहीं होते, अपोजिट एक्सट्रीम। जबकि जो सिमेंटिक स्केल होता है बाइपोलर होता है। देखिए ये बाइपोलर है, इसके दो अपोजिट एक्सट्रीम्स हैं। अच्छा, देखिए स्टेपल स्केल में कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है, जीरो यहाँ पे है ही नहीं। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में न्यूट्रल पॉइंट होता है। स्टेपल स्केल में सिर्फ एक वर्ड या फ्रेज या एडजेक्टिव यूज किया जाता है। सिमेंटिक में दो वर्ड, दो फ्रेज या दो एडजेक्टिव्स अपोजिट मीनिंग से यूज किए जाते हैं। अच्छा, जो ओपिनियन प्रेजेंटेशन होता है स्टेपल स्केल में, वो नंबर्स के फॉर्मेट में ओपिनियन होती है। लेकिन जो सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल होता है, यहाँ पे ओपिनियन टेक्सचुअली वर्ड्स के फॉर्मेट में की जाती है। ओके। स्टेपल स्केल में रिस्पॉन्स जो होता है फोर्स रिस्पॉन्स हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। लेकिन सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यहाँ पे रिस्पॉन्स फोर्स नहीं होता है। तो हमने पूरा ओवरऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलिंग टेक्निक्स को समझा, उसकी क्लासिफिकेशन को समझा। हमने कंपैरेटिव स्केलिंग, नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग दोनों के बारे में समझा, प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझा कि कैसे रिसर्च में यूज होती है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनकी एडवांटेजेस या लिमिटेशंस क्या हैं इन स्केलिंग टेक्निक्स की। सो तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, या आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं रिसर्च रिलेटेड ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को अपलोड करता रहता हूँ और वीडियोस भी शेयर करता रहता हूँ। और डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैं पिन कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, आप मुझसे वहाँ पे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए अपने क्वेश्चन को, अब मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। सब बेटा।